ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन। सो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे विद दी पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम बेसिकली 5 चीज़ों को देखेंगे। हम इसके अंदर टोटल हम जो है 5 चीज़ों को देखेंगे। और आर्टिकल नंबर अगर हम पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जिसके अंदर बेसिकली यूनियन के बारे में बात करी गई है, ये आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम पार्ट 5 की अगर हम बात करते हैं नॉर्मली बेसिकली, तो ये जो हमारा पार्ट 5 है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे पार्लियामेंट के बारे में। बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हम लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हम यहाँ तक पढ़ चुके होंगे, लेजिस्लेचर हमने यहाँ तक पढ़ लिया होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब मैं आपको इन शॉर्ट ही बता दूंगा कि कौन से आर्टिकल्स कैसे कैसे याद करने हैं। वो ईज़िली हम सारे आर्टिकल्स को लॉन्ग टर्म के लिए रिमेंबर कर सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि भाई उस चीज़ को थोड़ा इजी बस जस्ट इजी कंसेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं रहेगा कि भाई आप उसको थोड़ा सा इतनी हार्ड उसमें आपको बस थोड़ा सा उसको समराइज़ करना पड़ेगा। तो पार्ट 4 के अंदर जब हम बात करेंगे तो हम यूनियन जुडिशरी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, और वहीं पे जब हम इसके 5th पार्ट को पढ़ेंगे तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की हम बात करेंगे। ठीक है, इतना आई गेस आप लोगों को क्लियर होगा। तो सबसे पहले जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव हमारे आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक आएगा। पार्लियामेंट की हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 179 से लेके 122 तक हमें देखने को मिलेगा। 123 आर्टिकल हमारा लेजिस्लेटिव पावर होंगी प्रेसिडेंट्स की। यूनियन जुडिशरी की जब हम बात करेंगे तो 124 टू 147 की बात की जाएगी। यूनियन जुडिशरी में बेसिकली हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वगैरह के बारे में देखेंगे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जब हम बात करेंगे तो 148 से लेके 151 तक। तो दिस इज़ हाउ फ्रॉम आर्टिकल 52 से लेके 151 तक हम जो है पार्ट 5 पढ़ेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये था बेसिकली में बहुत ही माइनर सा डिटेल, बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल की एग्जैक्टली कवर अप क्या करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एग्जीक्यूटिव से। जैसे ही हमारा एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम पार्लियामेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। पार्लियामेंट क्यों कौन होंगे? पार्लियामेंट जो है बेसिकली लेजिस्लेचर के बारे में बात की जाएगी, जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट का, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। सॉरी जस्ट फॉर द इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे कि अभी हम जो है एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ देखेंगे प्रेसिडेंट की, जुडिशरी, और फिर कंट्रोल ऑडिटर जनरल। तो हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है। हमने बेसिकली जो 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, हम बेसिकली उसी को तो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, उससे कुछ अलग थोड़ी है। तो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हमें पता ही है कि पहला ऑर्गन हमारा एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, है ना, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद लेजिस्लेटिव्स की बात करेंगे, और फिर तीसरे नंबर पे हम जुडिशरी की बात करेंगे। तो ये हमारे बेसिकली 3 ऑर्गन्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, है ना। तो इन्हीं को पढ़ना है। लेजिस्लेटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव्स कौन होते हैं? ये इलेक्टेड लेजिस्लेचर किसका बना होता है बेसिकली? अभी हम जब पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, है ना। तो लेजिस्लेचर में बेसिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो जिसको हम इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। और ये वो लोग हैं जो कि लॉ को बनाते हैं, दोज हु क्रिएट लॉज। ठीक है, और इसी के बारे में हम आर्टिकल नंबर 79 से लेके
122 तक डिस्कस किएंगे, जिसको हमने डाला है पार्लियामेंट में। ये लेजिस्लेचर है कौन? पार्लियामेंट ही तो है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो कि इन लॉज को, जो कि लेजिस्लेचर बना चुका है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं। एंड रन गवर्नमेंट, लॉज को इम्प्लीमेंट करना और गवर्नमेंट को चलाना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। और ये जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उसको फॉलो कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी कौन है? जो बेसिकली देख रही है कि भाई जो लॉ है, पर्टिकुलर जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए हैं वो वैलिड है क्या, नल और वॉइड तो नहीं है वो, है ना? इस चीज़ को देखना। ठीक है, जो लॉ बना है वो फेयर तरीके से भी बना है या फिर ऐसे ही कुछ भी जो मन में आया वो बना के डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव के जो एक्शंस हैं वो फेयर हैं क्या, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? जुडिशरी। तो इन दोनों के, इन तीनों के बीच में एक सेपरेट चेक एंड बैलेंस सिस्टम चलता रहता है ना? तो वो अभी हम देखेंगे इन डिटेल आगे जब हम देखेंगे। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये क्यों ज़रूरी है? ये फ्रीडम इंश्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता भी तो होना चाहिए, अगर लेजिस्लेचर आया कुछ भी लॉ बना के चले गया, हमें पता नहीं है, तो हमारी फ्रीडम तो वहाँ पे चली गई ना। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी सारे हमने राइट्स की बात करी। हमने देखा कि जितने भी हमारे राइट्स हैं सारे हमको फ्रीडम दे रहे हैं, सारे हमको एक पावर दे रहे हैं, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन लेके आया? लेजिस्लेचर। किसकी मदद से? जुडिशरी की मदद। इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं ये चेक एंड बैलेंस की तरीके से रन कर रही हैं। अच्छा ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव के साथ स्टार्ट करेंगे। एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने बताया कि जो ये जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए इनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम करता है वो कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, है ना? तो एग्जीक्यूटिव हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक मेंशन है। और आज हम लगभग एग्जीक्यूटिव को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब एग्जीक्यूटिव के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है ना? एग्जीक्यूटिव तो हमें पता लग गया कि भाई एग्जीक्यूटिव होते कौन है। आर्टिकल नंबर 52 से 78 तक ये चीज़ें मेंशन्ड हैं। तो अब हम जो बेसिकली यहाँ पे चीज़ देखेंगे वो यही देखने वाले हैं कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारी सबसे पहली जो चीज़ हम यहाँ पे रेफर करेंगे, प्रेसिडेंट। और हमारी करंट अब हमारी जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, जैसे ही हमारा वाइस प्रेसिडेंट पूरा होगा फिर हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पहले एक चीज़ और देखेंगे हम यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर को, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी हैं फिलहाल के लिए। फिर हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। एंड वंस वी आर डन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिर हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, तो ये टोटल जो है 5 लोगों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है इन डिटेल। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद प्रेसिडेंट। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट के साथ। तो जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो हम आर्टिकल नंबर 52 से फिर 62 तक, इसके अंदर जो आर्टिकल नंबर 52 से 62 है ये टोटली किसके बारे में हमें जानकारी देगा? वो हमें टोटल जो है प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी देगा कि भाई प्रेसिडेंट कैसे एक्ट करता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं प्रेसिडेंट की, ये सारी चीज़ें। तो अब आर्टिकल 52 की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला ही आर्टिकल है। तो आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 तो हमें यही कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए यहाँ कहीं ना कहीं एक, है ना? तो जो ये पोजीशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ये कहाँ से मिलती है हमें? आर्टिकल नंबर 52 से। 53 की जब हम बात करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर है मतलब रूल इम्प्लीमेंट करने की या फिर गवर्नमेंट को रन करने की, जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, वो किसके अंडर रहनी चाहिए? वो शेल वेस्ट विद इन दी प्रेसिडेंट।
एंड प्रेसिडेंट को जो है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट को जो है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। अच्छा, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव की। जो प्रेसिडेंट है ये हमारा रियल हेड ना हो के ये हमारा नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने मर्जी से ऐसे डिसीजंस नहीं लेता। अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे ये एक्ट करता है। तो प्रेसिडेंट जो है हमारा नॉमिनल हेड होता है, इसको टाइटुलर हेड भी कह देते हैं। जब हमारे देश के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं सारे किसके नाम पे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। और इसी को डी ज्यूरी हेड भी कह दिया जाता है। तो जब हमने देखा प्रेसिडेंट के बारे में, जब हमने बात करनी स्टार्ट करी, तो प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल हेड है, टाइटुलर हेड है, डी ज्यूरी हेड है। ये इसके अलग अलग नाम हैं और जो है बेसिकली हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं कि भाई ये प्रेसिडेंट ही हमारे हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं, ये नॉमिनल हेड हैं, टाइटुलर हेड हैं, दिए। अच्छा, अगर यहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, जब नॉमिनल हेड हैं तो रियल हेड कौन है हमारे? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज़ें अभी आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना जान लें कि ये हमारे रियल हेड है और इन्हीं को डी फैक्टो हेड भी कह दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन ये हमें देता है या इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 53 में मैंशनड है? बिल्कुल मैंशनड है। वो क्या है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो डिफेंस फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है? प्रेसिडेंट, मीन्स द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तब तक हमने सिर्फ दो ही आर्टिकल को डील किया, आर्टिकल नंबर 52 और आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल 52 में हमने देखा कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये कहाँ पे मेंशन है? 52 में। 53 की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन की वो कहाँ पे होनी चाहिए? वो प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। और ये जो प्रेसिडेंट है हमारे, ये नॉमिनल हेड है, इनको डी ज्यूरी हेड भी कह दिया जाता है या फिर टाइटुलर हेड भी कह दिया जाता है, और ये हमारे हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट ही यही है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये आर्टिकल नंबर 52 से सिर्फ हमें इतनी ही जानकारी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 54 और आर्टिकल नंबर 55 की एक साथ। अब एक साथ बात कैसे करेंगे? आर्टिकल नंबर जो 54 है, आर्टिकल नंबर जो 54 है, इसके अंदर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है, लेकिन जो आर्टिकल नंबर 55 है इसके अंदर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में ही नहीं, कैसे कैसे वो इलेक्शन होगा, मतलब मैनर ऑफ इलेक्शन बताए गए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल नंबर 54 एंड 55। इन 54 वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि भाई प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किया जाएगा, और 55 में कि भाई वो इलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, ये हमारा 55 में मेंशन्ड है, ठीक है। तो हम 54 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब भाई 52 में हमने पढ़ा कि भाई प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53 में हमने पढ़ा कि भाई प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव यूनियन है, ठीक है, हेड है एग्जीक्यूटिव यूनियन का, और डी ज्यूरी हेड भी इनको कहा जाता है, नॉमिनल हेड है, सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का। तो 54 में देख तो लो कि प्रेसिडेंट बनना कैसे है, प्रेसिडेंट बन भी तो जाए हम। तो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। अच्छा जी, अब सवाल क्या आता है, मतलब नॉर्मली जो है कि इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या क्या है, ठीक है। तो भाई इलेक्टोरल कॉलेज कुछ भी नहीं है, जो ये इलेक्टोरल कॉलेज है ये कुछ भी नहीं है, ये एक बॉडी होती है, मतलब कुछ लोगों की बॉडी होती है। अब मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कैसे कैसे क्या इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होंगे? इलेक्टेड मेंबर होंगे दोनों हाउसेस के, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ
पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर होंगे दोनों ही हाउसेस के। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान हमें कहाँ पे देना है यहाँ पे, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं हो सकते। अभी हम आगे देखेंगे कि जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो जब हम इसी चीज़ को देखेंगे, है ना, जब हम इसी चीज़ को इन डिटेल देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं हो सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स का होना ही ज़रूरी है। तो अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आपको लिखा दिख जाए, या फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लिखा मिल जाए, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है। दूसरा, कौन कौन होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स की जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब कि एमएलएज जो हैं वो इलेक्टेड एमएलएज होने चाहिए। अच्छा, एमएलसी का यहाँ पे जिक्र नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो ये याद रखना कि एमएलसी के बारे में हम यहाँ पे नहीं देखते हैं। तीसरे कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स of legislative assemblies of UT of Delhi and पुडुचेरी अच्छा, हमारी जो यूटीज़ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो खाली दिल्ली और पुडुचेरी की, वो तो जम्मू एंड कश्मीर की भी है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमें देखने को मिलेगा कि ये अभी तक ऐड नहीं हुआ इसमें। ठीक है, ये ऐड किया जा सकता है। और ये जो स्टेटमेंट है ये कब ऐड हुई थी, ये 1992 में जो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये उसके तहत ऐड करा गया था। ठीक है, तो इतना होगा कि हमने देखा कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही लायबल हैं वोट करने के लिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं हैं। तो जब हमने आर्टिकल 54 को स्टार्ट किया, आर्टिकल 54 में हमने क्या देखा, बेसिकली आर्टिकल 54 में हमने देखा कि भाई इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता कैसे है। ठीक है, अब देखेंगे मैनर, मतलब किस तरीके से कराया जाता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, तो भाई इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ये होता है। और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसके अंदर कौन कौन होता है, सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों ही हाउसेस के, इलेक्टेड बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट के मेंबर्स होते हैं, वो भी कौन से, इलेक्टेड ही होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें पार्ट नहीं लेती है। और तीसरा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज़ के मेंबर होते हैं। ये कैसे ऐड हुआ था, 1992 में जो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, ये वहाँ से ऐड हुआ था। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज़ में अगर हम बात करेंगे, एज ऑफ नाउ दिल्ली एंड पुडुचेरी ही हैं यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर अभी इसका पार्ट नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर इसको ऐड कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो मेन चीज़ यही थी कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन प्रेजेंट है, और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी दिल्ली एंड पुडुचेरी 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था। एमएलसीज इसका जो पार्ट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैनर ऑफ इलेक्शन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैनर ऑफ इलेक्शन की। मैनर ऑफ इलेक्शन, और मैनर ऑफ इलेक्शन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 55 में। ठीक है, अच्छा, मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कैसे होता है, इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम याद देखेंगे वो है, एक तो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये मैं आपको अभी जस्ट सेकंड में बताने वाला हूँ। और एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बाकी अन्य किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखना कि भाई इलेक्शन जब होते हैं तो उसके अंदर एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये दो चीज़ें तो हैं ही हैं। और वोटिंग जो है इसकी वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। अभी हम आगे देखेंगे ओपन बैलेट की भी हम बात करेंगे। द सीक्रेट बैलेट क्या होता है कि भाई आप किसी भी पार्टी के सदस्य हो और आप
आप किसी भी पार्टी एक्स के सदस्य हो और किसी पार्टी वाई के कैंडिडेट का अगर आप वोट कर रहे हो तो ये सिर्फ किसी को भी पता नहीं लगेगा, ये सिर्फ आपको ही पता होगा। तो ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है और प्रोपोर्शनल वोटिंग होती है यहाँ पे। अच्छा, अब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ये क्या डायरेक्ट इलेक्शन होती है? क्या आप आम जनता जाके इसमें वोट करती है? नहीं। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ये एक इनडायरेक्ट टाइप का इलेक्शन होता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ये इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इलेक्शन होता है। तो क्या कोई भी जाके प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं, ऐसे कोई भी जाके प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। प्रेसिडेंट के अगर इलेक्शन का आप नॉमिनेशन फाइल अप कर रहे हो तो वो जो नॉमिनेशन फाइल अप करने के लिए आपको 50 प्रपोजर्स चाहिए, 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स चाहिए और 50 इलेक्टर्स आपको एज सेकेंडर्स भी चाहिए। और ये 50 इलेक्टर्स क्या कोई भी हो सकते हैं भाई, मेरे पास तो 50 बंदे मैं उठा के ले जाता हूँ। 50 क्या, आप मुझे 1000 बंदे बोलो, मैं तो 1000 बंदे ले जाता हूँ और वोट प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन फिल कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। ये जो 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स हैं, ये हाउसेस के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, जो आपको आगे करेंगे। और जो हर कैंडिडेट, अगर हम जो भी नॉमिनेशन फाइल करेगा उसकी बात करें तो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा 15,000 का। 15,000 का उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। कहाँ पे? RBI में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इलेक्शन होता है जिसमें लोग जाके डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है क्या है। तो चलो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे वोट ऑफ एमएलए है, अगर पर्टिकुलर स्टेट है उसके एमएलए की वोट काउंट करनी है। अब भाई यूपी है, यूपी के 80 एमएलए हैं, ठीक है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश आ गया, वहाँ के कम एमएलए हैं। तो ऐसे क्या, तो मतलब कि ऐसे तो फिर जो यूपी से सेलेक्ट होगा वही जीत जाएगा, वही कोई भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवा देगा। ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए ना एक तरीका निकाला गया। सबसे पहले तो जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट हमें पता होनी चाहिए। उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। कैसे मेंबर? इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2000। ठीक है, ये अगर हमें एमएलए का, एक पर्टिकुलर एमएलए का वोट काउंट पढ़ना है कि भाई यूपी के मेंबर हैं और वो जाके वोट डालें तो उनकी वोट कैसे काउंट होगी। तो उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंटू 1000। अच्छा जी, चलो ये तो आपने इसका बता दिया। अगर हमसे कुछ पूछ ले एमपी का, तो एमपी का कैसे बताएंगे? तो जो टोटल वोट है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज, जितने भी एमएलएज हैं उनकी जो टोटल वोट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी। ठीक है, तो इससे हमें एमपी की वोट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्शन होता है इनका। अब हम आगे बात करते हैं। आगे जैसे हमने अभी तक जो है, अभी तक की अगर हम बात करें, अभी तक हमने कुछ ऐसा खास डिस्कस नहीं करा, लेकिन हमने जो जो चीज़ें डिस्कस करी, आर्टिकल नंबर 52 हमने देखा प्रेसिडेंट के बारे में बता दिया। आर्टिकल 53 में बताया एग्जीक्यूटिव यूनियन के हेड हैं। एक आर्टिकल 54 में इलेक्शन के बारे में बात कर दी और उसमें हमने देखा कि सारे मेंबर्स जो कैसे थे वो इलेक्टेड ही थे और एमएलसी इसमें पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, और जो दिल्ली और पुडुचेरी जो थर्ड क्लॉज था उसमें वो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड किया गया था और अभी तक जम्मू एंड कश्मीर इसमें एडेड नहीं है।
54 में देख लिया। 55 में हमने मैनर ऑफ इलेक्शन देखा कि भाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल वोटिंग के थ्रू किया जाता है, और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आपको 50 इलेक्टर्स चाहिए एज प्रपोजर्स के रूप में, और 50 इलेक्टर्स चाहिए एज सेकेंडर्स के रूप में। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है 15,000 की, कहाँ पे, आरबीआई में। ठीक है, ये करना होता है। इतना हो गया। अब आर्टिकल नंबर 56 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 56 में कुछ नहीं टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है इनकी जो टर्म रहती है वो 5 साल की ही रहती है, और ये एक्सटेंड भी हो सकती है। ये जो टर्म है इनकी 5 साल की, ये एक्सटेंड भी हो सकती है। कौन से केस में, जब मान लो इनका जो सक्सेसर था उनने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तब। और जो ये प्रेसिडेंट साहब हैं, ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, और इनको प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, 62 में। तो जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हम पढ़ेंगे अभी, देखेंगे कि भाई इनको हटाना है तो कैसे हटाएंगे। अब 62 कह रहा हूँ, 61 में मेंशन्ड है ये शायद, हाँ 61 में ये मेंशन्ड है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। अभी हम देखेंगे, अभी फर्दर जो है अभी हम देखेंगे कि कैसे हटाया जाता है। ये प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है क्या, अभी देखेंगे इसको। तो हमने 56 में देखा, टर्म से रिलेटेड हमने बात कर ली। तो टर्म इनकी 5 साल की होती है, और ये एक्सटेंड हो सकती है कौन से केसेस में, अगर इनका जो सक्सेसर है वो ज्वाइन नहीं किया होगा उसने उस टाइम तक, और जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। और इसके अलावा ये जो है, इनको प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो इन दे कैन बी रिमूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट विच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 61। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 57 की। आई होप आर्टिकल 56, 52, 53, 54, 55 एंड 56 पाँचों आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे से रट गए होंगे। आर्टिकल नंबर 57 की जब हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 57 में। तो अगर हम बताएं आपको कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एनी नंबर ऑफ टाइम इलेक्शन को कंडक्ट करा सकते हैं, कितनी बार भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, अनलाइक एज यूएसए में प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार बन सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। एनी नंबर ऑफ टाइम दे कैन बी इलेक्टेड फॉर द पोस्ट प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 56 हमने देखा जिसमें टर्म के बारे में मेंशन था। 57 हमने देखा री इलेक्शन के बारे में मेंशन था। 58 देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। क्या कोई भी आए और मुंह उठाए और नॉमिनेशन फाइल कर देगा तो हो जाएगा? नहीं। द पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब वो कैसे भी हो सकता है, जब हमने सिटीजनशिप के बारे में डील किया था तो हमने अलग अलग टाइप के कि भाई सिटीजनशिप कैसे कैसे मिल सकती है वो डिस्कस किया था। तो द पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एनी मीन, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। 35 ईयर्स की एज कंप्लीटेड होनी चाहिए, कि भाई पर्सन ने 35 ईयर की एज कंप्लीट करनी होगी, 36 में लग चुका होगा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। अब इसने यहाँ पे सारी जो कंडीशंस हैं वो हटा दी। अब अगर कोई पर्सन जो है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड रहेगा तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अब लोकसभा का मेंबर क्या 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 क्वालिफिकेशन है वो भी जब हम पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे, और उसमें दोनों हाउसेस का डिस्कशन किए करेंगे, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, तो वहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशंस देखेंगे। और 4th, द पर्सन शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसकी अगर हम बात करेंगे इसमें अलग अलग ना जजमेंट्स भी आए थे, हमें देखने को मिले। और ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये जो पर्टिकुलर टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इसके ऊपर अलग अलग जजमेंट थे। इंदिरा गांधी केस में भी इसमें जजमेंट था। तो
इसमें कौन कौन एक्सक्लूडेड रहेंगे? हमारे जो सिटिंग प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है, सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएंगे। अगर सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ गया तो ये वाली कंडीशन जो थी कि जब तक सक्सेसर नहीं आ रहा तो वो बैठा है, री इलेक्शन, है ना, तो ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर 59 पे, ठीक है। क्वालिफिकेशन हमने देख ली, और देख लेते हैं कंडीशन टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कंडीशन टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, पहली कंडीशन क्या रहेगी कि द पर्सन शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेटर, ये हमारी पहली कंडीशन रहेगी। दूसरी कंडीशन अभी हमने पढ़ी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे पर्सन, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पहली कंडीशन हमने देखी कि भाई वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, या तो पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो। सेकंड हमने देखा कि वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन है वो उसको दी जाती है कि भाई वो अपने ऑफिशियल रेजिडेंस को यूज़ कर सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट की पेमेंट करे बिना वो अपने ऑफिशियल रेजिडेंस को यूज़ कर सकता है। और जो इसकी जितनी भी सैलरी है, एमोल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, ये कहाँ से डिसाइड होते हैं? दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो 59 में कंडीशन दी हुई है प्रेसिडेंट को होल्ड करने के लिए। पहली कंडीशन ये थी कि भाई इधर किसी भी हाउस का जो है वो मेंबर ना हो। दूसरी कंडीशन ये थी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे। तीसरी कंडीशन ये थी कि भाई ऑफिशियल रेजिडेंस को यूज़ कर सकता है विदाउट गिविंग दी रेंट पेमेंट। और इमोल्यूमेंट प्रिविलेजेस ये कहाँ से डिसाइड होते हैं? उसके पार्लियामेंट से, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 59 में मेंशन था। जल्दी जल्दी आर्टिकल 60 कंप्लीट करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इम्पीचमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वही है, इम्पीचमेंट कैसे होता है प्रेसिडेंट का। फिर इसके बाद देखेंगे, ट्रिक देखेंगे कि भाई सारे आर्टिकल्स को कैसे याद करना है। तो आर्टिकल नंबर 60 में हम देखेंगे कि भाई ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है अपनी ओथ किसको देता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट नहीं है तो किसको देगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल नंबर 60 पे थे, जिसमें ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बात की गई थी कि भाई जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो ओथ इनको कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं होंगे किसी भी केस में, तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको ओथ दिलाएंगे। इसके बाद आर्टिकल नंबर 61 है। 61 जो है इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। चलो अब हम इलेक्ट भी हो गए, प्रेसिडेंट भी बन गए। अब हमको अगर किसी को हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे? तो ये कब इम्पीच किए जा सकते हैं, इनको कब रिमूव किया जा सकता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो। तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस होता है। और ये जो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके जो ग्राउंड्स हो हैं कि भाई किस बेसिस पे आप इनको हटा रहे हो, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो चीज़ देखनी होगी। अच्छा, अब इम्पीचमेंट का जो ये प्रोसेस है कौन से हाउस में होगा? लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा, कहाँ पे होगा? तो ये जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, वो किसी भी हाउस में हो सकता है, ईदर ऑफ द हाउस, है ना, किसी भी हाउसेस में हो सकता है। और जिस भी हाउस में ये होगा तो वहाँ के जो 1/4 मेंबर होंगे, 1/4 मेंबर होंगे उस पर्टिकुलर हाउस के, उसको ये जो चार्जशीट है ये साइन करनी होगी। दैट शुड बी साइन बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, सॉरी।
तो पहला कि किसी भी हाउस में हो सकता है, दूसरा 1/4 मेंबर को साइन करना होगा, और तीसरा जो है 14 डेज प्रायर उनको नोटिस भेज दिया जाएगा कि भाई ये आपके अगेंस्ट चार्जेस हैं, ऐसे ऐसे करके हम इस प्रोसेस को, रेजोल्यूशन को पास कर रहे हैं। जो ये रेजोल्यूशन होगा, ये जो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन होगा, इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना होगा। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ मेजॉरिटी के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा, वैसे हमने बताया हुआ है। तो हम फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि भाई जो रेजोल्यूशन है स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या प्रोसेस है कि भाई 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस होने चाहिए। अब किसी भी हाउस में मान लो लोकसभा में हुआ, ठीक है, 1/4 मेंबर ने साइन किया, 14 दिन पहले उनको भेज दिया, स्पेशल मेजोरिटी से पास भी करा दिया। अब ये राज्यसभा में भेजा जाएगा, मतलब दूसरे हाउस में भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। इतना आसान थोड़ी है। अब इन्वेस्टिगेशन भी होगी, ठीक है, और फिर उसके बाद आफ्टर जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी और फिर उसके बाद इनको जो है इम्पीच किया जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ये जो पूरा प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, ये हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पहला प्रोसेस क्या था? किसी भी ईदर ऑफ द हाउसेस में आप इस प्रोसेस को लेके आ सकते हो। दूसरा, 1/4 मेंबर उस हाउस के, 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस उसको साइन करेंगे। तीसरा, 14 डेज प्रायर नोटिस दिया जाएगा। चौथा, 1/4 मेंबर ने साइन कर लिया, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कराना होगा। स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन को पास कराना होगा, मतलब कि 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस इसको जो है पास करेंगे। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, 14 डेज प्रायर नोटिस हो गया। उसके बाद सेकंड हाउस में, मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। अच्छा, ये जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, इसको क्वासी जुडिशियल भी कहा जाता है। इम्पीचमेंट के इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्वासी जुडिशियल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्वासी जुडिशियल क्यों कहते हैं भाई? है ना, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं, क्योंकि भाई अब एक चीज़ थी, अब हम बताते हैं, जब हमने इलेक्शन के बारे में बात करी थी, ऐसे समझते हैं इस चीज़ को, थोड़ा बेटर क्लियर होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जब हमने इलेक्शन के बारे में बात करी गई थी, जब इलेक्शन के बारे में बात हुई तो हमने देखा था कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लेकिन इम्पीचमेंट के टाइम पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इवन लाइकली दे डोंट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। तो इसीलिए तो इसका क्वासी जुडिशियल बोला जाता है। एक इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, पहला पॉइंट तो यही हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट, और हमने देखा था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यूटीज़ की, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, यूटीज़ और स्टेट्स के, यूटीज़ में स्पेशली कौन सी हमने बात करी थी? दिल्ली और पुडुचेरी। अच्छा, दिल्ली और पुडुचेरी, ये कौन से अमेंडमेंट से एक्ट हुई थी? 70th अमेंडमेंट, 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से इसको ऐड किया गया था। तो ये जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब कि एमएलएस हैं यूटीज़ और स्टेट्स के, ये लोग इस इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको क्वासी जुडिशियल भी कहा जाता है। 62 आर्टिकल नंबर 61 हो गया हमारा इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन जो है हमारा आर्टिकल नंबर 62 में दिया गया है कि भाई ये जो इलेक्शन है ये कब कब होंगे। पहला, जब उसकी टर्म एक्सपायर हो जाएगी, टर्म ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जो टर्म है, टर्म के बारे में हमें कहाँ पे बताया गया था? आर्टिकल नंबर 56 में। उसके बाद जब वो रेजिग्नेशन दे देगा, चलो उसने रेजिग्नेशन भी दे दिया। उसके बाद तीसरी चीज़ ये भी हमने वहीं पे देखा था, किसको दे सकता है रेजिग्नेशन? वाइस प्रेसिडेंट को। थर्ड, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट के बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा? आर्टिकल नंबर 61 में पूछा। चौथा, अगर उसकी डेथ हो जाए। पांचवा, जब इलेक्शन जो है वो नल और वॉइड डिक्लेयर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ रह गई, आज तक क्या कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच हुआ है?
तो नो, नन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इम्पीच्ड टिल येट। ठीक है, तो ये सारे टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन है। चलो अब हम इसको ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक बता दें फिर? चलो ट्रिक बताते हैं। प्रेम प्रेम तेरे क्यों COIT। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको याद रखना। प्रेम तेरे क्यों COIT। मतलब अलग अलग याद करने के तरीके हैं, मैंने कुछ इसको इस तरीके से याद किया था, COIT। ठीक है, प्रेम ये कौन सा आर्टिकल हो गया? 52 से स्टार्ट 52 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे में प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाता है। 53 में एग्जीक्यूटिव यूनियन ऑफ हेड के बारे में बताया जाता है। इसमें हमें बताया जाता है इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन प्रोसीजर क्या है। फिर मैनर ऑफ इलेक्शन कहाँ पे बताया जाता है? 53 में। टर्म के बारे में कहाँ पे बताया जाता है? 56 में। इमोल्यूमेंट्स और ओथ्स 57 में। एलिजिबिलिटी के बारे में बताया जाता है। 58 में क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं। 59 में कंडीशंस बताई गई हैं। 60 में ओथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, और फिर आई से हमारा इम्पीचमेंट हो गया और टी से टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ इलेक्शन हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। एंड हेयर वी आर जस्ट कंप्लीटिंग हमारा जो प्रेसिडेंट के बारे में है वो वाला पार्ट। और इसके अलावा हम देख लेते हैं जो हमारी फर्स्ट ट्राइबल फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हैं द्रौपदी मुर्मू। और जो ये द्रौपदी मुर्मू हमारी सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी हैं हमारी इंडिया की। और जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, काफ़ी प्राइम मिनिस्टर याद था। ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये हमारी फर्स्ट ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट हैं इंडिया की और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है इंडिया की। और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट की बात करें तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। तो दिस इज़ हाउ। अब हम इसको बाइंड अप। अब ये जो है हमने आर्टिकल 52 से लेके 62 तक हमने सारी चीज़ें देख ली। हमने सबसे पहले प्रेसिडेंट देखा, एग्जीक्यूटिव यूनियन, इलेक्शन के बारे में, मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में, टर्म के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, कंडीशन, ऑथ, इम्पीचमेंट एंड टाइम ऑफ होल्डिंग के बारे में सारी चीज़ें बात कर ली। अब डिपेंड करता है कि इसके क्वेश्चंस हम कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने एग्जीक्यूटिव उठाया था यहाँ से, तो एग्जीक्यूटिव का हम पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो थैंक यू।